हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वीरेन सर, ई साइंस प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का वीडियो देखने से पहले आप वीडियो नंबर 8 इसके आगे का वीडियो है ज़रूर देखिएगा। हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल में क्या देखा था। पहले तो मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब उसके पास मैग्नेटिज्म अगर आ जाता है तो उस मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन देखा था हमने डाया, पैरा एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। पहले हम क्या देखेंगे, अगर मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसको मैं जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रख रहा हूँ मैं, तब क्या होगा बच्चों? डायमैग्नेटिक मटेरियल में एक एटम या फिर मॉलिक्यूल के पास ही मैग्नेटिज्म नहीं था, एक एटम और मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट नहीं थी, इसके लिए पूरे मटेरियल की भी डायपोल मोमेंट नहीं होगी। लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, किसी एक एटम की या फिर मॉलिक्यूल की अगर आप डायपोल मोमेंट की बात करो तो एक की है। ऐसे मैंने टोटल 6 एटम की डायपोल मोमेंट अभी डायग्राम बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है। एक एटम की है, लेकिन जब हम नेट मोमेंट की बात करते हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ओके, ये डाया एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल में इतना डिफरेंस है। सेकंड थिंग, अगर हम एक ऐसे मटेरियल को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, सपोज एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले रहा हूं और वो फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ टू कहाँ पे होती है? साउथ। सिर्फ मोनोपोल नहीं लिया है, एक छोटा सा आर्बिटरी पार्ट ही ड्रॉ किया हुआ है, याद रखना हो। उसमें मैं एक रख रहा हूं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। जैसे इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा जाता है तब क्या होगा? जो डायपोल मोमेंट है, एक एटम की मोमेंट है और उसको रखा हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। सपोज बी नॉट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अभी बोर्ड में लेफ्ट टू राइट है। जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा? उस पर टॉर्क लगेगा। कब तक टॉर्क लगता है? जब तक थीटा 0 नहीं हो जाता तब तक। where theta is angle between magnetic dipole moment and external magnetic field. You know that from chapter number 5 and 4 दोनों में हमने देखा है टाव इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड। थीटा जब 0 हो जाएगा तब साइन 0 क्या हो जाता है? 0, एंड टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। माय मीन्स टू से दैट जितनी भी डायपोल मोमेंट है वो क्या हो जाएगी? अलाइन हो जाएगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना। अब नेट मोमेंट है जो पहले 0 थी, अब वो 0 नहीं होगी। तो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसके पास मैग्नेटिज्म आता है। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रखने से उसके पास मैग्नेटिज्म नहीं होता, लेकिन वो नहीं होने के पीछे रीजन दोनों में डिफरेंट है। डायमैग्नेटिक में एक एटम की ही मोमेंट नहीं थी, ऑर्बिट एंड स्पिन मोशन जो इलेक्ट्रॉन की होते हैं उसकी नेट मोमेंट 0 मिली थी हमें, और यहाँ पे एक एटम की मोमेंट है लेकिन पूरे मैटर की, पूरे मटेरियल की मोमेंट नहीं है। ओके, और नेट मोमेंट 0 थी। और आगे देखने से पता चलता है जो इसमें मोमेंट की डायरेक्शन है वो कैसी होती है? फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। डायमैग्नेटिक में फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। अगर आप इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो हमें कैसी फील्ड लाइन है वो मिलेगी? नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड था, इनसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया, मोमेंट है वो हमें मिली।
इसके लिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, रखते हैं, तब इनसाइड द मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड जो था उससे ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इनसाइड पे स्ट्रॉन्ग है, आउटसाइड पे वीक है। इसके लिए इनसाइड पे क्राउडेड फील्ड लाइन ड्रॉ की है और आउटसाइड पे सेपरेटेड फील्ड लाइन है, वो ड्रॉ की हुई है। ऐसा एग्जाम्पल जिसमें ऐसे मैग्नेटिज्म हमें मिले तो बहुत सारे एग्जाम्पल उसमें से ले लेते हैं। एल्यूमिनियम है, सोडियम है, ऑक्सीजन एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट वो भी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, कॉपर क्लोराइड CuCl2 वो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हुए। हमने इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है सपोज यूनिफॉर्म नहीं है, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ में से फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में जाती है, तो कुछ ऐसे। अगर इसमें हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं जिसके साउथ एंड नॉर्थ कुछ ऐसे हो गए, ओके। नॉर्थ पे फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? फील्ड की डायरेक्शन। और साउथ पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन। Fn बड़ा होगा या फिर Fs? फोर्स ऑन नॉर्थ पोल और फोर्स ऑन साउथ पोल, विच वन इज ग्रेटर? नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा होगा। क्यों? जैसे F इज इक्वल टू QE होता है, वैसे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? QB। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, QM मीन्स मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। साउथ है, इसके लिए हमने यहां पे लिखा है नेगेटिव। जैसे नेगेटिव चार्ज होता है वैसा साउथ पोल का काम है, इसके लिए जो हमने इस चैप्टर के इनिशियल वीडियो में देखा हुआ है, ओके। तो जहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे फोर्स ज्यादा होगा। मटेरियल तो सेम ही है, इसके लिए नॉर्थ एंड साउथ मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा पोल स्ट्रेंथ का। तो फील्ड कहां पे स्ट्रॉन्ग है? जहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का नॉर्थ पोल मिलता है वहां पे। साउथ पोल की कंपैरिजन में वो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। देन नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? जिस फोर्स की वैल्यू बड़ी है वहां पे बड़ा फोर्स कौन सा है? नॉर्थ। नॉर्थ पे जो लग रहा है वो मीन्स जो फील्ड फोर्स की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी? वीकर टू स्ट्रोंगर। जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, अगर फील्ड यूनिफॉर्म है देन रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। बट फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, देन रिजल्टेंट फोर्स इन डायरेक्शन टूवर्ड्स वीकर टू स्ट्रोंगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीकर टू स्ट्रोंगर, उस डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। अब थोड़ा मैथ्स देखते हैं इसके पीछे। बच्चों जितने भी पॉइंट कर रहे हैं हम वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। डायमैग्नेटिज्म में भी यही सीक्वेंस में हम एक्सप्लेन कर रहे थे। फील्ड की एब्सेंस में, फील्ड की प्रेजेंस में, फील्ड यूनिफॉर्म है तो, एंड फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और उसके एग्जाम्पल, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक रिलेशन था B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। दैट मीन्स जो डायरेक्शन मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी? मैग्नेटिक इंटेंसिटी की होगी।
एक और रिलेशन था हमारे पास, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी into magnetic intensity, and we have one more equation, that is magnetization is equal to m net by volume. ओके, अब यहां पे आ जाता है जो हमारी नेट मोमेंट है वो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, बी नॉट लिखो या फिर बी लिखो, चलो बी नॉट कर देता हूं, जो मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों सेम है, और परमिएबिलिटी है वो एक पॉजिटिव नंबर है, मींस टू से दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन सेम होगी, मींस मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पे होगे, सेम डायरेक्शन में ही होगे, या फिर मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहां पे होगी, सेम, क्योंकि जो डायरेक्शन बी की है वही एच की है, जो एम नेट की है वही एम की है, और एम नेट एंड बी सब एक ही डायरेक्शन में, सब सेम डायरेक्शन में. दैट मीन्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो आपको कैसी मिलेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें जो मिल रही है वो कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी. और डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या हमें मिली थी, नेगेटिव मिली थी, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी. एक छोटी सी वैल्यू होगी उसकी, सपोज वो स्मॉल नंबर है, वेर एप्सिलॉन इज स्मॉल नंबर है. ओके, हमारे पास एक रिलेशन है, वो है रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, म्यू आर माइनस 1. इसकी वैल्यू आप यहां पे पुट करो, क्या मिलता है देखते हैं. 0 लेस देन म्यू आर माइनस 1 लेस देन स्मॉल नंबर, और एक सिंबल यूज किया है जस्ट, वो है एप्सिलॉन. सब साइड पे 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करने से क्या मिलता है, म्यू आर लेस देन एप्सिलॉन प्लस 1. 1 ऐड किया, -1 + 1, इसके लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी मिली. ओके, इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू बाई म्यू नॉट. म्यू इज इक्वल टू होता है, सिर्फ यही रिलेशन को आगे लिखा है हमने, सिर्फ यही रिलेशन को आगे लिखा है, 1 लेस देन म्यू आर एंड म्यू आर इज इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट. इस म्यू नॉट को यहां पे लेके आते हैं तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट लेस देन म्यू, मीन्स फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल permeability of any paramagnetic material is always less than permeability of free space, whereas in diamagnetic material में क्या था, किसी भी मटेरियल की, डायमैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी होती है वो फ्री स्पेस से क्या होती है, कम होती है. तो डिफरेंस में ये सभी पॉइंट्स है वो याद रहना जरूरी है, एम्पियर. ओके, चलो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूरीज लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल ही. याद रखना, जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसका टेम्परेचर चेंज होने से क्या होगा, जो एटम है उसकी रैंडम मोशन होगी, वाइब्रेशन होगी. तो वाइब्रेशन हो गए तो जो वो अलाइन होते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है अभी वो हम बात कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट ऑफ
एटम आर अलाइन इन सेम डायरेक्शन, कुछ ऐसे होती है, जो हमें पता है, जो मैंने अभी हमने जो आगे देखा वो। ओके, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे होगा क्या, जो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हुई है, सेट हुई है, वो फिर से क्या हो जाएगी, रेंडम हो जाएगी। तो हमारी जो नेट मोमेंट थी, जो पहले मिली थी, उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रैंडम मोशन होने से जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हुई है वो फिर से आगे पीछे हो जाएगी। तो वेक्टर एडिशन मीन्स नेट मोमेंट की वैल्यू जो मिली थी उससे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारी नेट मोमेंट है उसकी वैल्यू कम होती है तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे आप ऐसा बोल सकते हो मैग्नेटाइजेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन रखता है, इनवर्स रिलेशन रखता है। टेम्परेचर बढ़ने से, वैल्यू लिखिए, ओके, टेम्परेचर बढ़ने से मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ओके, अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ इसका रिलेशन कैसा है मैग्नेटाइजेशन का। हमारे पास एक रिलेशन था टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस पी। जैसे जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी वैसे वैसे टॉर्क की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जो टेम्परेचर बढ़ने से जो रैंडम डायरेक्शन में फिर से सेट हुई है वो मोमेंट, वो डाइपोल मोमेंट फिर से कहाँ पे आ जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगी। फील्ड का काम ही यही था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए तो हमने अप्लाई किया था, जो हमने अभी आगे देखा भाई। मीन्स टू से दैट मैग्नेटाइजेशन एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन रखती है, लीनियर रिलेशन रखती है। जो पियरे क्यूरी फिजिसिस्ट है उसने भी एक्सपेरिमेंटली यही बात प्रूव की है। मैग्नेटाइजेशन का जो रिलेशन है वो है प्रोपोर्शनल टू बी नॉट बाई टी, where B naught is external magnetic field and T is temperature। बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेड है। जहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। डिफरेंस में लिखने के लिए एक और पॉइंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो इंसर्ट कर देते हैं। देन मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू C इंटू बी नॉट बाई टी। जहां पे C है उसको कहा जाता है क्यूरीज कांस्टेंट, वो क्यूरी का कांस्टेंट है उसके नेम पर से। ओके, उस क्यूरी कांस्टेंट का यूनिट भी हमें लिखना है। लिखने से पहले कुछ फिर से आगे दूसरे वर्ड में सिंप्लीफाई करते हैं। मैग्नेटाइजेशन एक रिलेशन था हमारे पास, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू इंटेंसिटी, M इज इक्वल टू काइम इंटू H, एंड बी नोट इज इक्वल टू भी हमारे पास एक रिलेशन है म्यू नोट इंटू H। बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू H। आई थिंक वीडियो नंबर 7 है वो, देख लेना। अपॉन टी, दोनों साइड से H कट हो जाएगा तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C इंटू म्यू नोट बाई टी। एक और रिलेशन मिला। ओके, यहां से हम देखो यूनिट लिख सकते हैं। therefore क्यूरीज कांस्टेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू टाइम पीरियड सॉरी टेम्परेचर डिवाइड बाई म्यू नोट। म्यू नोट का यूनिट टेम्परेचर का यूनिट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसका यूनिट आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है एंड म्यू नोट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, इसको न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो कुछ ऐसा मिलेगा।
तो ये है क्यूरी कांस्टेंट का यूनिट। चलो ऐसा तो हमने बोला था कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी फील्ड एंड टेम्परेचर के रेशियो के साथ, लेकिन कब तक बढ़ेगी? कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक? ना, कंटिन्यूअस नहीं बढ़ेगी। जब मेरी जितनी भी डाइपोल मोमेंट है वो सब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट हो चुकी है और मैं फील्ड बढ़ा रहा हूं, इसमें से यहां तक मैं पहुंच चुका हूं, फील्ड 0 में से नॉन जीरो कर दिया है मैंने, और मैं फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहा हूं या फिर इस रेशियो की वैल्यू है वो बढ़ा रहा हूं, तो मैग्नेटाइजेशन कंटिन्यूअस इंक्रीज होगा? देन योर आंसर नो। अब सेट हो गई, अब कहां पे जाए? अब नहीं बढ़ सकती। तो एक मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी मैग्नेटाइजेशन की। अब क्या होने वाला है? एक मैक्सिमम वैल्यू है वो मिल जाएगी। किसी एक एटम या फिर मॉलिक्यूल है, उसकी सपोज मोमेंट है वो है m, ऐसे टोटल मेरे पास n एटम या फिर मॉलिक्यूल है, देन पर यूनिट वॉल्यूम ये जो m मैक्सिमम है, क्या किया हमने? ये हुई टोटल m नेट का ये और कुछ नहीं है बच्चों, m नेट का फॉर्मूला ही लिखा है। m नेट मीन्स टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। सपोज किया हुआ है, सपोज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच atom is small m and there are total n atom present in material, then total moment per unit volume is known as magnetization। और ये जो मैग्नेटाइजेशन है वो कौन सा है? सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेट हो गया है, अब उससे ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। तो ये था क्यूरीज लॉ जो 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है।